नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सप्ताह की क्लासेस का। क्योंकि नए जिलों के अनुसार अपने को नया भूगोल पढ़ना है और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ाने का आनंद आता है। अब इलेक्शन वाला जो चीज था वो पूरा हो चुका है और इलेक्शन की वजह से अपनी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हुई है। कारण यह है कि इलेक्शन उन्हीं दिनों में आया है जिन दिनों में अपनी क्लासेस नहीं आती थी। यानी अपनी क्लासेस जो है सोमवार से गुरुवार, यहाँ लिखा हुआ है क्या भैया? यहाँ इस थंबनेल पे नहीं आया लिखा हुआ, ठीक है। बाकी सभी जगह अपने लिखा हुआ भी है, सोमवार से गुरुवार अपनी क्लासेस रहती है। और जहां तक संभव होता है अपन क्लासेस को डिस्टर्ब करते ही नहीं है, उसको शेड्यूल को व्यवस्थित रखते हैं। तो आज की इस क्लास में अपन जो पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विभाजन। मैंने आप लोगों को कहा था कि यह सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भौतिक विभाजन में सबसे ज्यादा प्रश्न जहां से बनते हैं वो है आपके थार का मरुस्थल, ठीक है। थार के मरुस्थल से देखो भाग भी, क्षेत्रफल भी ज्यादा रखता है भौतिक प्रदेशों के अंदर, तो सवाल भी ज्यादा देता है ये यहां से। तो थार का मरुस्थल है, इसको अपन 2 क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में भी, और एक कल जो क्लास आएगी उसमें अपन विभिन्न बालू का स्तूप पढ़ेंगे कि भैया पैराबोलिक कौन से होते हैं, बरखान कौन से हैं, अनुदैर्घ्य कौन से हैं, अनुप्रस्थ कौन से हैं, सेफ क्या है। ये सारी चीजें जो है कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन थार के मरुस्थल का परिचय और शुष्क मरुस्थल जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो भैया सीधी बात आ है कि मोबाइल स्क्रीन करो आडी और दिमाग लगाओ पूरो को पूरो, क्योंकि चीजें जो है याद करनी है तो आपको खुद को कंसंट्रेट करना जरूरी है। अब एक परीक्षा वाला अध्यापक में एक ही परीक्षा होगी, इससे संबंधित बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे, तो मैंने वीडियो बना दिया था, इसका मार्गदर्शन दे दिया था। और आप लोगों की पढ़ाई अब कैसे कंटिन्यू रहे इसके लिए कल भी एक वीडियो बनाया कि भाई सिलेबस में ये चीजें अगर रहे भी, देखो रहेगा एक परीक्षा वाला मामला या नहीं रहेगा ये हम नहीं जानते। न हमारे कहने से होगा और न हमारे कहने से नहीं होगा। हम सिर्फ उन चीजों पे मार्गदर्शन दे सकते हैं जो प्रशासन द्वारा या मंत्रालय द्वारा चीजें अपडेट आती है, तो उनमें क्या हो सकता है और मार्गदर्शन में विद्यार्थी कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस पे हम चीज बता दें। अब कुछ एक आजिया कि गुरुजी आप क्या एक परीक्षा के पक्ष में है या नहीं? अरे भैया हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, हमारा काम पढ़ाना है और जो अपडेट आ गई उसका मार्गदर्शन देना दे देते हैं हम, ठीक है। बता दिया आप लोगों की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू रहे, इसलिए मैंने कल सिलेबस वाला भी एक वीडियो बनाया कि ये चीजें तो कॉमन रहेगी अगर एक परीक्षा वाला पैटर्न आया तो भी, ठीक है। बात कर रहा हूं सिर्फ अध्यापक भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता की नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो किस लिए? ताकि आप पढ़ाई के टच में रहो, क्योंकि टच में रहोगे तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो फिर आप गुमराह हो जाओगे। इसलिए हम यहां से भी चाहते हैं कि आप लोग जो है टच में रहें। मार्गदर्शन के आधे वीडियो इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि आप लोग भ्रमित न हो और पढ़ाई के टच में रहो, ठीक है। तो हमारा साफ उद्देश्य है, सीधा उद्देश्य है, जो मैं क्लियर कह देता हूं, ठीक है। चलो भाई शुरू करा आज की क्लास। आओ भैया आज की क्लास की पहली स्लाइड पर देखो थार का मरुस्थल। अब यदि देखें तो विश्व में यदि देखोगे ना तो थार का मरुस्थल 2 देशों के अंदर विस्तृत है। राजस्थान में अपने क्या कहते हैं, भारत में यदि देखोगे तो भारत के अंदर जो है ये 4 राज्यों के अंदर विस्तृत है, ठीक है। अब देखो थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान 2 देशों में है। तो यदि विश्व में आपको पूछ ले कि विश्व में कितने देश है, तो विश्व में ये 2 देशों में है। कितने? 2 देशों के अंदर, बस 2 के अलावा ध्यान नहीं रखना है आपको, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। कहां कहां है? नंबर 1 पे तो आपके क्या है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो 15% ही है। पाकिस्तान में कितना है? 15% ही है। और पाकिस्तान में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चोलिस्तान के नाम से पाकिस्तान में जान लेते हैं। अब अपने यहाँ पे थार मरुस्थल कहते हैं, थली भी कह दिया जाता है, बहुत सारे इसके नाम हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो थार डेजर्ट यदि देखोगे तो ये वाला एरिया जो यहां पे इंगित कर रखा है, देखो ये जो एरिया बता रखा है, तो देखो पाकिस्तान में तो बहुत कम गया है क्षेत्र और अपने यहां भारत के अंदर ज्यादा है। तो ये है आपका थार मरुस्थल। यदि अपन मैप पे देखें तो, ठीक है। अब मैप के अनुसार ही आप भारत के राज्य देखना चाहो तो यहां से स्टार्ट करो ऊपर से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में यही चीज आप लोगों को भाई नोट्स भी तो बनाने होंगे। जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी मैप बनाते हो तो अच्छी बात है,
नहीं बनाए तो आप लोगों को नोट्स बनाने होते तो यहाँ पे ध्यान रखो कि अपने भारत के अंदर बात करें तो 85% है, यहाँ 15% है पाकिस्तान, भारत के अंदर 85% है। 85% पर थार का मरुस्थल विस्तृत है। पूरे भारत की बात कर रहा हूं, सिर्फ राजस्थान की नहीं कर रहा। भारत के अंदर फिर 4 राज्य है, कौन कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है और पंजाब है। अब इसमें राजस्थान में ज्यादा है, इसमें यदि देखोगे तो राजस्थान के अंदर ज्यादा है। यदि भारत के अंदर अपन बात करें तो राजस्थान में ज्यादा है। यदि भारत के अगर ये देख लें अपन कि कुल जो मरुस्थल का क्षेत्रफल है उसका राजस्थान में कितना है, तो 3/5 भाग है। कितना है? 3/5 भाग है। इस तरीके से भी अपने को ध्यान रखना होता है, ठीक है। और राजस्थान के क्षेत्रफल का देखें हिस्सा तो 61.11%, ये अपन ने देखा ही है, जो अभी सामान्य परिचय में और देखेंगे। इस स्लाइड का सार ये है, 15% पाकिस्तान में है, 85% भारत के अंदर है। भारत के अंदर 4 राज्यों में विभक्त है। ऊपर से स्टार्ट कर दो पंजाब से, ठीक है। यहाँ तो मैंने अपने राजस्थान को पहले रखा है, यहाँ ऊपर से स्टार्ट कर दो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट बड़ा अगली स्लाइड में। चलिए ले लिया। अब आओ भैया अपन इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखो बढ़िया ध्यान हो, ढंगू पढ़ो थे, एक एक चीज याद करो जाओ में ओ मतलब कंफर्म हो जाए कि थानी याद पक्को हुई। अब थे खुद ध्यान कौन दोनी तो बात अलग है, ठीक है। देखो थार मरुस्थल का वर्गीकरण, अब यहां पे इसलिए कह रहा हूं कि एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, बाद में आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहां क्या कहा है मैंने? थार मरुस्थल का वर्गीकरण। थार मरुस्थल यानी मरुस्थली जो क्षेत्र है उसका वर्गीकरण है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 कौन सा है? शुष्क रेतीला मरुस्थल, और नंबर 2 कौन सा है? अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। अब वास्तविक जो मरुस्थल है ना वो शुष्क रेतीला मरुस्थल ही है। अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल अपन देखते हैं तो यहाँ पे तो नदियों वाला अपवा क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि नदी बेसिन वाले क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। वैसे जो शुद्ध रूप से देखा जाए तो अपने कौन सा है? शुष्क मरुस्थल ही वास्तविक मरुस्थल के अंदर आता है। अब देखो शुष्क रेतीला मरुस्थल है ना, इसको फिर 2 भागों में बांटा है, इसको फिर 2 भागों में बांटा है, नंबर 1 और नंबर 2। ये वर्गीकरण अच्छे से पढ़ लेना भाई। मरुस्थल पूरे को 2 भागों में बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क। फिर इस शुष्क को 2 भागों में बांटा है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है। तो नंबर 1 कौन सा है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो कम है 41.50% है, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश यानी जहां पे दोहरे ज्यादा मिलेंगे वो है 58.50%। इसका वर्गीकरण है, किसका वर्गीकरण है? शुष्क रेतीले मरुस्थल का वर्गीकरण है, ठीक है। अब यदि अपन बात करेंगे इसको जो बांटा है ना शुष्क और अर्ध शुष्क को, इसको बांटती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यदि पूरे राजस्थान की बात करते कि पूरे राजस्थान को कौन सी वर्षा रेखा 2 भागों में विभक्त करती है तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। शुष्क और अर्ध शुष्क में विभक्त करने वाली रेखा कौन सी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। आगे बात दिमाग वर्गीकरण ये समझ गए तो बस बातें दिमाग में घुस गई। अब देखो वापस बता रहा हूं, शुष्क और अर्ध शुष्क, शुष्क के 2 भाग हैं, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब चूंकि बालू का स्तूप युक्त में ही तो ज्यादा होगा क्षेत्रफल, क्योंकि दोहरे ज्यादा है तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो 58.50% है, और यहाँ पे 41.50%। तो ये एक तरह से मतलब आप मान के चलो ये वर्गीकरण यहाँ ये रहा, ठीक है। ये हो गया अलग भाग, ठीक है। अब ये चला गया आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल वाले में। अब इसमें क्या है? इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अब इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वास्तविक तो इधर वाला शुष्क वाला ही है मरुस्थली भाग। देखे तो यहाँ पे तो क्या है? देखो गग्गर प्रदेश यानी गग्गर नदी का बेसिन क्षेत्र आ जाएगा भैया। ऊपर वाला गग्गर कटो निकले है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, तो ऊपर वाला क्षेत्र गग्गर नदी का बेसिन क्षेत्र। शेखावाटी प्रदेश तो शेखावाटी वाला क्षेत्र आ जाएगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। फिर आ गया नागौरी उच्च भूमि, तो नागौर, डीडवाना, कुचामन वाला क्षेत्र आ गया। और फिर गोडवाड़ प्रदेश तो लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र आ गया, लेकिन नदी वहां पे भी है। तो पूरी तरीके से शुद्ध रूप से कौन सा आया? शुद्ध रूप से तो शुष्क रेतीला मरुस्थल ही है, ठीक है। ये है अपने थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। अब ये चीजें जो है ना, ये गग्गर, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, ये सारी चीजें अपन अपवा तंत्र आता है उसमें अपने को व्यवस्थित पढ़नी होती है।
भौतिक विभाजन के अंदर जो अपन को तबीयत से पढ़ना है वो ये दो चीजें हैं, ठीक है, ये दो चीजें, और अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, विश्वास रखो। ले स्क्रीनशॉट, देखो ध्यान को दियो। आज देखो मरुस्थल पढ़ना है तो मैं शर्ट भी मरुस्थल के जैसी पहन के आया हूं, है ना, ब्राउन कलर की शर्ट है, मरुस्थली क्षेत्र में अपन मिक्स हो जाए इसलिए। तो मतलब देखो कितो ध्यान रखा मैं, और थे मतलब क्लास में ध्यान ही को दो, है चैट बॉक्स में ही ध्यान देते हो। देखो अब ये विशेषता है मरुस्थली क्षेत्र की विशेषता है, कितना क्षेत्रफल है, कितना क्या है। अब देखो यहाँ पे बड़े कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, आप लोग ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित रखना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखो यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल। आप देखोगे यहाँ पे भी क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन जो ध्यान देने लायक चीज है वो ये है, क्या है, क्षेत्रफल प्रतिशत, यानी कि राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे मरुस्थल है। तो ये सबसे पहली चीज है आप लोगों के 61.11% क्षेत्रफल पे है, बताया था पहले भी 61.11% क्षेत्रफल पे है। अब बात करें क्षेत्रफल कितना है, तो देखो यहाँ पे दो तरीके से क्षेत्रफल ध्यान रखना है। एक तो ध्यान में रखना है कुल क्षेत्रफल, और एक क्या ध्यान में रखना है, राजस्थान में क्षेत्रफल। ये दो आंकड़े ध्यान रखने, एक तो कुल यानी थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है, और एक ध्यान में रखना है राजस्थान में कितना है थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल देखें तो 2,33,000 वर्ग किलोमीटर, इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, ठीक है, 2,33,000 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है थार के मरुस्थल का। राजस्थान में इसमें से देखें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर राजस्थान के अंदर ही है, क्या है, राजस्थान के अंदर ही इतना है। अब यदि देखें कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत थार का मरुस्थल आता है, तो इसको आप ये भी कह सकते हो 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2/3 भाग है। और पूरे मरुस्थल के क्षेत्रफल का अपने यदि देखें यहां पे तो 3/5 भाग आता है। वो पूरे वाला नहीं पूछते, ये पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना 2/3 भाग अपने यहां पे है, ठीक है। पहले जो है ये 61.11% है ना, ये पहले 58% ही था, लेकिन एक घटना होती है यहां, मरुस्थल निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, इसको कहा जाता है रेगिस्तान का मार्च, ठीक है, और रेंगती मृत्यु कहा जाता है। क्या, यहां पे लिख देता हूं, या क्या कहा जाता है, रेंगती मृत्यु। ये क्या है, मरुस्थल का बढ़ना। आप भी जो है इसको अच्छे से लिख लेना, इसको कहा जाता है रेगिस्तान का मार्च या रेंगती मृत्यु। और जैसलमेर का नाचना गांव इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसार वहां पे ही देखा जाता है। जो अरावली के बीच में गैप्स है ना, अरावली पर्वतमाला है, उसके बीच में कई जगह गैप्स यानी कि अंतराल है, उनके मध्य से जो है ये बढ़ रहा है। अब 61.11% है, और आने वाले समय में और बढ़ेगा, ठीक है। जब आने वाले समय में मेरी पीढ़ियां पढ़ाएगी, आपकी पीढ़ियां भी पढ़ाएगी या पढ़ेगी, तब जो है ये और भी परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है, भविष्य की बातें कर रहा हूं। एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो मरुस्थल है इसके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया है, रुक्ष प्रदेश। क्या, रुक्ष प्रदेश। ये शब्द किसने प्रयोग में लिया, ये पूछा जाता है डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश। ये भी ध्यान में रखना, डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने रुक्ष प्रदेश कहा है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रख लेना। तो यहां तक क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं अपन। देखो जिले कितने हैं, पहले तो आते थे 12 जिले, पहले आते थे 12, अब जो है यही टूट गए। और भैया तो मैन तो मतलब डपोटे हुआ है, यानी कि मैन जो है लफड़ा यही हुआ है, जिले टूट गए। अब जिले जो है इसके अंदर आते हैं 18। अब देखो 18 से 19 ध्यान में रखना है, वैसे तो 18 है, अब लमसम में 18-19 जिले आते हैं, ठीक है। तो 18 अपने को अभी मान के चलना है कि अब जो है इस ये मरुस्थलीय क्षेत्र जो है 18 जिलों में विस्तृत है, ठीक है, वर्तमान के अंदर 18 जिलों के अंदर विस्तृत है। अब इसमें जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या परसेंटेज, ठीक है, कितने परसेंट जनसंख्या रहती है, तो 40%, जो राजस्थान के सर्वाधिक भी है, क्यों मैदान में तो 39 थी, यहाँ पे 40 है, तो 40% जनसंख्या निवास करती है। अच्छा भैया जलवायु कैसी है,
तो जलवायु है शुष्क, ठीक है, और कह सकते हैं अपन अति विषम, अति विषम, क्योंकि देखो वर्षा वगैरह कोई यहां बहुत इतनी होती नहीं है, जब तो दो रहे हैं, वनस्पति बहुत कम है, जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है मरुद्भिद तरह की। तो यहाँ पे वनस्पति यहां लिख रखा है, अभी लिखेंगे अपन। यदि लंबाई पूछे इसकी तो 640 किलोमीटर और चौड़ाई पूछे तो 300 किलोमीटर ध्यान में रखना है। औसत ऊंचाई पूछे तो 200 से 300 किलोमीटर, नहीं मीटर, ऊंचाई को किलोमीटर में तो कोई मनो है गए, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है, मीटर। ओके वो गो, देखो ये जो है टच नहीं ले रहा है अभी अपन को, मुझे पता है इसकी समस्या क्या है। इसकी समस्या ये है कि अब मैं करूंगा इसे रीस्टार्ट, तो यहां तक जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मिट जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। ये जो है ये हमारे स्टूडियो की भी ये रेंगती मृत्यु ही है, ये कई बार जो है हो जाता है ये सिस्टम। तो देखो मैं साइड में हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मुझे इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा तभी ये चलेगा। मैं इसकी समस्या जानता हूं, एक दो बार पहले भी हुआ है ये, ठीक है। ले लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे यहां लिखना है 200 से 300 मीटर, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लो यहां तक का, ठीक। चलो अब करते हैं अपन इसको, इन काम पाँचों सही करना पड़ी। एक्चुअली इसमें है ना, मैंने कुछ समय पहले ही सोचा था, क्या सोचा था, 2-4 क्लास पहले मैंने सोचा था कि अभी काफी समय से जो है पैनल मतलब सही से चल रहा है, कोई इशू नहीं हुआ इसके अंदर, तो आज ही बता दी। मतलब ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए, ये बात है कि ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होगा, जो चीज सोचते हैं वो हो जाती है। 2-4 क्लास पहले ही सोची मैं कि यार अब तो पैनल बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है अपना, मतलब रुका नहीं, काफी 3-4 महीने हो गए, क्लास कभी अटकी नहीं बीच में, तो कह ले अबे आज ही ये चीजें हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, खास तौर पे जो मरुस्थल और अरावली, ये दो चीजें है ना, ये दो चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। देखो कई जनान लगे ना कि क्या बता सर पहले की क्लास रिकॉर्ड करके देते होंगे, तो यहाँ डेट लिखी हुई आ रही है ना, देखो ये आप लोग 29 तारीख को आपको क्लास मिलेगी सोमवार को, ये 28 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम को 7:30 बजे रिकॉर्ड हो रही है ये। मतलब इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। लाइव तो देखो पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है लाइव में। मैं खुद मतलब देखा कई जगह जो है समय की कीमत को समझा नहीं जाता, तो वहां तो बहुत ज्यादा जो है समय खराब होता है लाइव के अंदर। और ये जो है लाइव बैच ही है एक तरीके से, लेकिन क्या है, मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूं, आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो, अपने को कोई चैट बॉक्स से लेना देना नहीं है, तभी पढ़ने का आनंद है। क्योंकि भाई पढ़ने के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेट, तो कंसंट्रेट होके पढ़ो, ठीक है। कट तक पहुंच गया, आप अट तक पहुंच गया, 2 मिनट अपने पैनल ने ले लिए अपने, ठीक है। और अब क्या समस्या, वह कौन, अब तो इस क्लास में तो समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से, फिर देखते हैं। हाँ तो यहां पे मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, यहां तक तो मैं लिखा चुका था, यहां पे मैं आप लोगों को कह रहा था कि 200 से 300 मीटर लिखना, ठीक है, किलोमीटर नहीं आएगा ऊंचाई। क्षेत्रफल लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा जलवायु 2 जगह आ गई, मैंने यहां पे भी लिखवाई, यहां पे भी 2 जगह ये पॉइंट आ गया, तो यहां आप लिख लो। अच्छा यहां ऐसे करते हैं, यहां जलवायु की जगह अपन लिख लेते हैं तापमान, ठीक है, तापमान। तो तापमान अधिकतम जो है 49 डिग्री सेल्सियस, और ये तो करना अधिकतम, वैसे अब तो ज्यादा जाता है और भी, लेकिन आंकड़े अभी तक यही अपडेटेड है, ठीक है। और न्यूनतम जो है आप करो -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये न्यूनतम इतना रह जाता है, ठीक। तो ये जो है तापमान आप लोग ध्यान में रखें। अब मिट्टी कैसी पाई जाती है मरुस्थल में, तो मिट्टी देखो उड़ती है, बिल्कुल जो कणों में जो है आपसी सामंजस्य ज्यादा नहीं है यहाँ के मिट्टी के कणों में, ऐसे इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो मिट्टी कैसी है, रेतीली है, कैसी है, रेतीली। इस मिट्टी को और क्या कह सकते हैं, एरिडिसोल्स, क्या कहते हैं, एरिडिसोल्स। अपन जब मिट्टियां पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ये याद करवाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, एरिडिसोल्स, रेतीली, ठीक है। ढलान जब भी किसी भौतिक क्षेत्र का देखना हो तो वहां देखो किसी भी चीज का, मान लो अपन ने घर का फर्श बनाया
या घर बनाया है उसमें फर्श है, उसका ढलान देखना है, पानी गिरेगा तो ढलान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी भौतिक प्रदेश के अंदर भी पानी गिरेगा तो ढलान पता चलेगा, यानी पानी यानी नदियां किस दिशा में बह रही है वही ढलान पता चलेगा। तो यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? यहाँ की मुख्य नदी इस क्षेत्र की कौन सी है? लूनी। और लूनी जिस तरफ बहती है, यानी अजमेर से देखो उद्गम होता है, और लूनी जिस तरफ बहेगी सांचौर होकर निकल जाती है, जिस तरफ बहेगी वही जो है अपना ढलान है। तो इसका ढलान यदि पूछे आपको तो ध्यान रखना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, ये है इसका ढलान। अब वनस्पति में यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, इधर रख रहा हूं, ठीक है ना। वनस्पति यहां पे पाई जाती है मरुदबिद, और इसे क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स वनस्पति कहा जाता है। ये कैसी होती है? मतलब इस पे ज्यादा पानी वानी इनको चाहिए नहीं, पत्तियां वगैरह ज्यादा होती नहीं, कांटे वगैरह ज्यादा होते हैं। कैक्टस है, थोब है, थार, ये वो जो अपने आते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, फोग, बबूल, खेजड़ी वगैरह, ये सारी वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। तो ये मरुदबिद वनस्पति होती है, जहां पे इसमें मतलब ज्यादा पत्तियां नहीं होती, तो वाष्पोत्सर्जन वगैरह ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों को बेसिक डिटेल जो है थार के मरुस्थल की ध्यान में रखनी है। ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो, चलो स्क्रीनशॉट से पहले यहाँ पे जनघनत्व पूछे ना, जनघनत्व 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो मरुस्थल है वो यही है। मरुस्थलों के अंदर सबसे ज्यादा जनघनत्व देखे तो यही है। ये विश्व का सबसे ज्यादा धनी मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे ज्यादा धनी और संपन्न मरुस्थल कहलाता है। देखो, मरुस्थल भी ये अपने यहाँ का संपन्न है, बाकी मरुस्थलों से बहुत भला है, ठीक है। तो ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज बताऊं क्या? हाँ, एक और चीज बताता हूं। ये जो मरुस्थल है ना अपना वाला, इसे विश्व शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व शक्ति गृह। विश्व शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। क्यों कहा जाता है? ये एक बार प्रश्न बना था कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश विश्व शक्ति गृह या पावर हाउस कहलाता है, वर्ल्ड पावर हाउस। ये इसलिए कहलाता है क्योंकि यहां पे सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। क्या है? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं होने के कारण विश्व शक्ति गृह कहलाता है। जैसे बोला है वैसे लिखना है। मैंने इतनी मेहनत की, अब आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो एक्स्ट्रा। मैं क्यों लिखूं सारी चीज? है, नौकरी तो आपको लेनी है ना, मैं तो नहीं लिखूंगा सारी चीज, आप लोगों को लिखना है। जितना आप लोग लिखोगे उतना आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो लिख लेना, सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं होने के कारण इसे कहा जाता है विश्व शक्ति गृह। इंग्लिश में भी लिखना वर्ल्ड पावर हाउस, ठीक है। बनने वाला प्रश्न है, बना हुआ भी है और बनने वाला भी है। ले भाई स्क्रीनशॉट ले फटाफट। चलो भाई आगे बढ़ना। ओके, अब देखो, और शुष्क रेतीलो मरुस्थल है नहीं, इनको वर्गीकरण में थाने आगे भी बतायो और हम पाछो भी बता दो, ठीक है। हम पाछो भी बताओ। इन बाटियों है दो भागांक मायने, ठीक है। इन बाटियों है दो भागांक मायने। नंबर एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूजोड़ो की है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब दिखती बात है, युक्त है यानी कि बालू का स्तूप इंग माए गणा है और मुक्त है यानी कि इंग माए कम है, ठीक है। यानी कि देखो, अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? कम है 41.50%, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50% ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे देखो पथरीला और चट्टानी मरुस्थल आता है। इसके अंदर कैसा आता है? पथरीला और चट्टानी मरुस्थल आता है। और अपन क्या कह सकते हैं? अब देखो ये क्या है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है इसलिए पथरीला और चट्टानी है, और यहाँ पे क्या है? दोरे ज्यादा है इसलिए ये रेतीला आएगा। तो ये इर्ग जो लिखा हुआ है ना, ये यानी कि शुद्ध रेतीला मरुस्थल ही होता है, ठीक है, रेतीला। और इसको कह सकते हैं शुद्ध रेतीला, ठीक है। ये इर्ग का मतलब यही है। और जो चट्टानी मरुस्थल होते हैं उसे कहा जाता है हम्माद या हम्मादा, ठीक है। जो ये है इसका मतलब ही ये होता है कि ये कैसा है? चट्टानी मरुस्थल है। ध्यान रखियो, इर्ग, रेग और हम्माद, ये तीन जो है प्रकार है मरुस्थल का, ठीक है। इर्ग, रेग,
हम्माद। तो इर्ग मतलब तो क्या है, रेतीला मरुस्थल शुद्ध रूप से, ठीक है, क्या है, रेतीला मरुस्थल शुद्ध रूप से। इसे कोरडम भी कहा जाता है तुर्किस्तान के अंदर। और ये क्या है, हम्माद यानी चट्टानी मरुस्थल है। क्या है, हम्माद यानी चट्टानी मरुस्थल है। एक है रेग, वो है मिश्रित मरुस्थल, यानी चट्टानी भी है और बालू भी है, वो है रेग, ठीक है। ये रहा, ये रेग, यानी रेग का मतलब क्या होता है, मिश्रित। रैक का मतलब क्या होता है, मिश्रित। और इसके अंदर लाठी सीरीज भी देखने को मिलती है, जो मैंने आप लोगों को जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी दिया, और अपन आज लाठी सीरीज को उसी तरीके से पढ़ने भी वाले हैं। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में क्या क्या चीजें आएगी, ये तो इस वर्गीकरण में ये चीजें हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या आएगी, इसमें आएगी अनुदैर्घ्य, ये यहां पे ये लगा देना, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान और विभिन्न प्रकार के, यानी कि और भी है। ये तो मेन है ही, ठीक है, ये तो मेन पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा पैराबोलिक है, सीफ है, और भी बहुत सारे हैं, तारा बालू का स्तूप वगैरह, वो सारे भी इसके अंदर ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो विभिन्न बालू का स्तूप, प्लाया झीलें वगैरह वो सारे इसके अंदर आ जाती है। प्लाया झीलें हैं, बालसन है, खड़ीन है, रन टाट, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, जो अपने अगली क्लास में आएगी। अभी ये क्लास पूरी नहीं हुई है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ये पूरी नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो आई चीज, अब आज क्यों पढ़ रहे हैं आपा, आज पढ़ रहे हैं आपा 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यही चीज है जो अभी अपन ने देखी। स्पेशली यदि देखे ना अपन, तो ये वाला क्षेत्र स्पेशली यहां पे आता है, ठीक है, बालू का स्तूप अपने मुक्त प्रदेश के अंदर। बाकी जो है ज्यादातर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर चला जाता है। ये पूरा पूरा अपन देखें तो ये पूरा पूरा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो थार का मरुस्थल है, वही चीज ये अपन ने इस वर्गीकरण को अलग से लिया है। अब यदि इसको देखें अपन कि इसको जो 2 भागों में बांटती है वर्षा रेखा, थार के मरुस्थल को जो 2 भागों में बांटती है, वो तकरीबन यहां से निकलती है, और ये होती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है। और यहां पे ये जो निकलती है, ये है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जो राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, और 25 सेंटीमीटर अपने मरुस्थल को 2 भागों में बांट रही है। बने हुए प्रश्न है, ठीक है। अब ये 400 लिखा हुआ है ना, ये मिलीमीटर के अंदर है, इसलिए देख लो ये एनुअल रेनफॉल इन मिलीमीटर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैप भी आ जाएगा आपके पास, तो ठीक है, मन याद रखोगे। हाँ गुरुजी आपने मैप भी दिया है कम से कम। अब ये देखो ये क्या है, ये वही चीज मरुस्थल के 3 प्रकार है, इर्ग, रेग और हम्माद। अब इर्ग पूछे आप लोगों को तो क्या ध्यान रखना है, इर्ग के अंदर शुद्ध रेतीला मरुस्थल, शुद्ध रेतीला मरुस्थल इसके अंदर आएगा। रेग में क्या आएगा, रेग में आएगा आप लोगों के मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल का मतलब क्या है, रेतीला प्लस चट्टानी दोनों। हम्माद के अंदर क्या आएगा, हम्माद के अंदर आएगा चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी। अब देखो याद कैसे रखना है, याद रखने का तरीका, यानी इनमें से किसी कोई एक चीज याद हो जाए। देखो ये तो बीच में लिखा है मैंने, तो आप लोगों को ये हमेशा याद रहेगा कि ये तो इन दोनों का जो है बीच वाला है, यानी मिश्रित है ही। लेकिन चट्टानी और शुद्ध में कैसे ध्यान रखोगे, तो यहां पे आप लोगों को ये ध्यान रखना, आप चट्टान लिखते हो ना, तो देखो ये आधे अक्षर का खेल यहां आता है, और हम्माद लिखते हो ना, तब भी ये आधे अक्षर का खेल आता है। भाई चट्टान के अंदर भी आधा अक्षर वाला खेल है, और यहां पे भी आधे अक्षर वाला खेल है। तो यहां से आप लोगों को ये चीज पकड़नी है, ये चीज हो गई याद। फिर इसके बाद में इर्ग आपको ध्यान रखना है, शुद्ध रेतीला है, ठीक है, शुद्ध रूप से रेतीला, यानी कि रेत ज्यादा है, वो इर्ग है। और बीच में लिखा अपन ने रेग, तो ये है आपके मिश्रित मरुस्थल, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, ये भी पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये भी पूछे जाते हैं। और अब अपन पढ़ते हैं अपने लाठी सीरीज, जो लाठी सीरीज हमने आप लोगों को फैक्ट के माध्यम से भी दिया था। और यहाँ पे यही फैक्ट, ये जीजीडी फैक्ट वाली बुक आप लोगों को बहुत जल्द जो है मिलने वाली है, बहुत जल्द मैं आपको इसका कवर देने वाला हूँ। कवर बन चुका है लगभग, थोड़ा सा करेक्शन है, वो कवर दे दूंगा तो आपको तसल्ली आ जाएगी कि हाँ अब जीजीडी फैक्ट की बुक जो है बहुत जल्द मिलने वाली है।
क्योंकि ये जीजीडी फैक्ट भी आप लोगों को हम इस तरीके से नहीं देंगे, इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा, और जीजीडी फैक्ट वापस आपको देंगे ना तो वो अपडेटेड देंगे पूरी तरीके से। यानी कि देखो अब तो चल रहा है कोई 280 से ऊपर नंबर चल रहा है जीजीडी फैक्ट का, है ना, और हम देंगे आप लोगों को अभी जो देने वाले हैं 1 नंबर से 250 नंबर तक, ठीक है, 250 तक देने वाले हैं। और उसमें क्या है, उसमें समय के अनुसार जो परिवर्तन हुए हैं, जैसे समसामयिकी के काफी सारे फैक्ट है, तो अब डेटा चेंज हो गए, अपडेट करना पड़ेगा उन्हें, तो वो अपडेट करके देंगे। यानी बुक जिस समय आएगी उस समय तक का अपडेट आप लोगों को मिलेगा। यानी 1 नंबर तो देखो 6 महीने पहले, 7 महीने पहले आया था, जैसे जीजीडी फैक्ट है ना, तो उसमें जो चेंजेस हो गए तो वो चेंज करके देंगे। उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जुड़ रही है तो वो भी जोड़ के देंगे। यानी कि जो चीज आप लोगों को यहां मिली है उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और वेल अरेंज करके देने वाले हैं। और उसी जीजीडी फैक्ट के साथ में एक और चीज आप लोगों को हम शामिल करके अंदर ही देने वाले हैं उसी बुक के अंदर। उसके लिए आप लोग धैर्य रखें, इंतजार करें, सब्र का फल मीठा नहीं, बहुत जबरदस्त मीठा होता है। अपने यहाँ जीजीडी पे है तब तो आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए, अब कोई पूछे नहीं, 10-15 दिन शांति धार लो, जब आई बुक में बता दूं थान, और आई तो सन्नाट्योड़ी आई और सन्नाट्योड़ी जाई, ठीक है। टीके कौन बुक स्टॉल माते आ बाद में थान पहले ही कह दूं, ठीक है। एडी है, ये क्रांति है एक तरीके से जो बहुत जल्द आने वाली है। देखो अब लाठी सीरीज क्या है, पाकिस्तान देश के सहारे, यानी अपने राजस्थान का ये कह सकते हो रेड क्लिफ रेखा के सहारे, ठीक है। ये यहाँ पे लैंग्वेज इस तरीके से भी आ सकती है। जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टाने क्या होती है, अंदर खनिज तेल है, पानी है, उनको अंदर धारण करके रख सकती है, तो अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है। और सन 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने यहां 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी पृथ्वी के अंदर बहती हुई जल धारा का पता लगाया, इन्हें प्राप्त हुई। इन्होंने भूगर्भिक जल पट्टी यानी कि लाठी सीरीज इसे ही कहा जाता है, क्योंकि एक लंबी लाठी के जैसी वो अंदर जल पट्टी है, जल बह रहा है अंदर जमीन के अंदर इतना, तो वो अवसादी चट्टानों के अंदर बह रहा है, इसलिए ये जो है लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर ही बहुत सारी चीज आ गई, ठीक है। आप लोगों को जीजीडी फैक्ट की अहमियत समझनी चाहिए। देखो अब जैसलमेर में स्थित जल पट्टी सरस्वती नदी, यानी कि प्राचीन काल में गग्गर को किस नाम से जाना जाता था, सरस्वती नदी गग्गर नदी का भूगर्भिक ही अवशेष है। ये प्रश्न कैसे भी बन सकता है, अपने को तैयार रहना है, एग्जामिनर से एक कदम आगे चलना है, ठीक है। फिर देखो यहां अब अंदर क्योंकि जल पट्टी है तो नमी है वहां, तो यहां पे इसके ऊपर जो है सेवन घास पाई जाती है स्पेशल। क्या इस जल लाठी सीरीज में ऊपर जो है सेवन घास पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है लेस्यूरिस सिडिकुस, जिनके उपनाम क्या है, इस सेवन घास के उपनाम क्या है, करडी, तरड़गम, मुराला। इस सेवन घास पर राज्य पक्षी अपना कौन सा है, गोडावन, ठीक है। कौन सा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे कहा जाता है गोडावन, वो अंडे देता है, इसलिए सेवन घास को गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। और आप लोगों ने ये जीजीडी फैक्ट पढ़ा होगा, लेकिन अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तब आप लोगों को और भी इसमें चीजें और समझने के मतलब क्या मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, ठीक है। कई बार क्या दिमाग में शुद्ध ही नहीं आए, बाद में जो है वाक्य में जोड़ना पड़ेगा, अच्छा समझने के क्या मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। अच्छा सही है, बैठ गई लाइन, बस बैठ नहीं चाहिए। लाठी सीरीज के नजदीक जैसलमेर जिले की सम तहसील में चांदन गांव है, और थान चांदन गांव तो मैं माइल स्टोन मार पाड़े उबो रे फोटो भी बतायो, लगभग साल भर पहला बात है, जब मैं जैसलमेर गयो, जब भेजियो भी था, ठीक है। कि अब चांदन गांव में उबो मैं देख लियो थे, मैं जीके में कई बार पढ़ाई ओढ़ो। तो चांदन गांव में एक नलकूप खोदा गया, जहां पर कम गहराई से ही 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे मीठा जल निकाला जाता है। अब वो किस कारण है, ये लाठी सीरीज के ही कारण है निकाला जाता है। इसी कारण चांदन गांव को, इसके जो चांदन गांव के नलकूप है, इसे थार का घड़ा या चांदन नलकूप कहते हैं। चांदन नलकूप को ही थार का घड़ा कहा जाता है, हमेशा मीठा पानी, और ज्यादातर जो है वहां से टैंकर वगैरह भर के जो है फौजियों को और इनको सप्लाई भी किया जाता है यहाँ से, ठीक है। लाठी सीरीज में मुख्यतः रॉक फॉस्फेट खनिज पाया जाता है, ये बहुत अच्छी लाइन है और इंपॉर्टेंट है। कौन सा खनिज, कौन सा खनिज पूछे तो रॉक फॉस्फेट। लाठी सीरीज थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और यहाँ पे क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा, थार का गड़ा पड़ा है, तो थार या रेगिस्तान का जल महल भी ध्यान रखना है, जो है बाटाड़ू कुआ। क्या है, बाटाड़ू कुआ है। निर्माण किसने करवाया बाटाड़ू कुएं का, गुलाब सिंह ने, ठीक है। और देखो विशेष, यह संगमरमर से निर्मित है। वर्तमान में यहाँ पर केएन कंपनी द्वारा पानी को आरओ फिल्टर करके वाटर एटीएम के जरिए उपलब्ध करवाया जा रहा है।
कितनी बढ़िया मेहनत करी लाई राम निवास जी, ठीक है। फैक्ट में बहुत दिमाग लगा वास्तव में, और वास्तव में इतना तबीयत से बनाते हैं, फिर हमारे एडिटर इस पे मेहनत करते हैं और चार चांद लगाने की कोशिश करते हैं, और जब ये बुक के रूप में आप लोगों के पास में आएंगे तब और आप जो है आनंद से प्रफुल्लित हो जाएंगे। आज दिन तक ऐसी बुक, ऐसा कलेक्शन मार्केट में न तो आया है, भविष्य में तो कह नहीं सकते, बाकी जीजीडी है तब तक तो आएगा, ठीक है। तो तैयार रहो, शांति धार इंतजार करो, बिल्कुल तूफान से पहले की जो सन्नाटा होता है ना तूफान से पहले का, वो रहने दो, जब आएगा तब तूफान ऑटोमेटिक मच जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं तो टेलीग्राम से ये जीजीडी फैक्ट तो आप ले लेना, वहां पे दे रखा है। इसी के साथ साथियों आज की अपनी क्लास शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, और अब अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में रेगिस्तान का बाकी पार्ट, ठीक है। कैसी रही आज की क्लास, कितना समझ आया कितना नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन विश्वास है कि समझ में पूरा आया होगा। नहीं आया तो वापस देख लेना क्लास, इसका यही फायदा है ऑनलाइन का, बार बार देखी जा सकती है, ठीक है, और बार बार देखकर फायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद में आप लोग जो है अभ्यास कर लेना और इस अभ्यास की मुहिम का भी हिस्सा बन जाना। अपन मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।